दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल जो कि एसएससी रेलवे में बार बार क्वेश्चन पूछे जाता है, पीरियोडिक टेबल से कम 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल का निचोड़ पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट के साथ वन लाइनर क्वेश्चन भी करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो डुबेनाइनर का त्रिक नियम पढ़ेंगे, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम पढ़ेंगे, मेंडलीफ का आवर्त सारणी पढ़ेंगे और मोसले का भी नियम पढ़ेंगे, समभारिक और समस्थानिक भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो ये 2 पार्ट्स में आएगा। फर्स्ट पार्ट्स यानी इस वीडियो में हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और नेक्स्ट जो पार्ट्स आएगा उसमें केवल वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो एक्सेप्टेड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि एसएससी रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे कि न्यूलैंड्स के कितने अष्टक नियम थे, क्या अष्टक नियम थे, या डुबेनाइनर के कितने त्रिक नियम थे, त्रिक नियम क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा क्लियर करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में। पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो जैसे कि इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डुबेनाइनर का त्रिक नियम समझेंगे, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम समझेंगे, मेंडलीफ का आवर्त सारणी पढ़ेंगे और समभारिक और समस्थानिक निकालने के लिए भी सीखेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, ये बार बार पढ़ना पड़ता है क्योंकि जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करते थे यह आवश्यक होता है जानना कि हमें तत्वों की वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आखिर हम लोग तत्वों के बारे में क्यों पढ़े। ठीक है, तो उसको देखिए क्या कहता है कि क्योंकि प्रारंभ में कम तत्व ज्ञात था। जब स्टार्टिंग हुआ था तत्वों की खोजना तो उस वक्त तत्वों की जितने भी आवश्यकता थे बहुत कम था, इसलिए उनका अध्ययन आसान था। यानी पहले तत्व जितने थे वो कम थे जिसे आसान होता था पढ़ना, लेकिन बाद में जैसे जैसे नए तत्वों की खोज हुई तो इनका अध्ययन करना कठिन हो गया, इसलिए हमें तत्वों की वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें तत्वों की वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि प्रारंभ में कम ज्ञात तत्व थे इसलिए उसका अध्ययन करना आसान था, और जैसे जैसे नए तत्व आने लगे इनका अध्ययन करना कठिन हो गया, इसलिए हमें तत्वों की वर्गीकृत करने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है कि तत्वों की वर्गीकृत करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रयास किए थे। यानी जितने भी तत्व ज्ञात थे बहुत सारे वैज्ञानिक आए और अलग अलग अपने तरीके से तत्वों को इकट्ठा यानी अलग अलग करने की वर्गीकृत करने की अपेक्षा जताई। सबसे पहले उनमें नाम आता है डुबेनाइनर, ठीक है, दूसरा आता है न्यूलैंड्स आते हैं, तीसरा आते हैं मेंडलीफ आते हैं और चौथा हमारे आधुनिक आवर्त सारणी यानी मोसले आते हैं। कौन आते हैं? मोसले। ठीक है, मोसले का आवर्त सारणी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट्स है कि जो डुबेनाइनर का त्रिक नियम और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम और मेंडलीफ की सारणी होता है यह परमाणु भार पर होते हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो बताइए कि परमाणु भार पर किन किन का नियम आधारित है। तो डुबेनाइनर का त्रिक नियम आधारित है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आधारित है और मेंडलीफ की आवर्त सारणी आधारित है। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी यानी मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी वह परमाणु संख्या पर आधारित है। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि जो मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी वो परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद देखिए आखिर परमाणु भार परमाणु संख्या होता क्या है उसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर, इसका इंग्लिश होता है एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु संख्या किसे कहते हैं। इसको आप समझ गए होंगे कि परमाणु भार जो होता है डुबेनाइनर का त्रिक नियम पर आधारित और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम मेंडलीफ की सारणी, ये तीनों जो होता है परमाणु भार पर और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर होता है। ठीक है, तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं यानी क्या होता है, तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा कि किसी तत्व के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? हम परमाणु संख्या बोलते हैं, यानी एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का 8 होता है, सोडियम का 11 होता है। इसी तरह परमाणु भार देख लेते हैं, परमाणु भार क्या होता है। तो परमाणु संख्या आप समझ गए होंगे, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। उसे देखिए परमाणु भार, ठीक है, एटॉमिक मास इसको बोलते हैं इंग्लिश में। किसी तत्व का परमाणु भार, ठीक है, जैसे मान लीजिए कार्बन का 12 हो गया, के आधार पर ज्ञात किया जाता है परमाणु, और यह बताता है कि कोई तत्व जैसे कार्बन 12 हो गया के तुलना में कितना भारी है, यही बताता है हमारा परमाणु भार। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि न्यूक्लियन क्या होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियन इक्वल क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इससे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। इस फार्मूला को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि ए इक्वल जेड प्लस एन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।
तो क्या होता है, न्यूक्लियन इक्वल क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन जो होता है ये दोनों कहाँ रहते हैं, तो नाभिक में रहते हैं। नाभिक में कौन कौन रहते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सी का परमाणु संख्या कितना दी है, 6। जब भी नीचे जो रहता है वो परमाणु संख्या रहता है, यानी वो प्रोटॉन रहता है। जब भी परमाणु संख्या को प्रोटॉन बोलेंगे, और जो द्रव्यमान रहेगा, यानी द्रव्यमान रहेगा, एटॉमिक मास रहेगा, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। इसको आप समझ गए होंगे। देखिए, तो उसके बाद फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए इक्वल जेड प्लस एन होता है। इसी फार्मूला से 2 क्वेश्चन पूछे थे रेलवे के एग्जाम में। तो ए का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है, और जेड का मतलब क्या होता है, परमाणु संख्या होता है, और एन का मतलब क्या होता है, मेरा न्यूट्रॉन संख्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कि दे दिएगा आपको, द्रव्यमान संख्या दे देगा और परमाणु संख्या दे देगा, तो पूछ देगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या बताए। बोल देगा कि न्यूट्रॉन की संख्या दिया है और परमाणु संख्या दिया है, तो बोला कि द्रव्यमान संख्या निकालिए। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछे तो इसी फॉर्मूला से हम निकाल देंगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया मेरा, डोबेनाना का त्रिक नियम। ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे कि इसमें कितने परमाणु संख्या थे, तत्व थे, सब पढ़ेंगे। तो डोबेनाना का त्रिक नियम क्या कहता है, तो डोबेराइनर ने 3 तत्वों को लेकर कुछ समूह बनाए थे। ठीक है, यानी जो डोबेनाना का त्रिक नियम था, इन्होंने क्या किया था कि 3 तत्वों को लेकर कुछ समूह बनाया था। इन्हीं को क्या बोलते हैं, डोबेनाना का त्रिक नियम कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इनका विशेषता क्या था, तो इस तरीके में पहले तत्व जो थे, तीसरे तत्व का परमाणु भार का औसत, यानी जो पहला तत्व था, ठीक है, और तीसरे तत्व, मान लीजिए जो तीसरा तत्व है का परमाणु भार जो आएगा ना, उसका औसत जो था दूसरे तत्व के औसत के लगभग समान रहते थे। यानी पहला तत्व और तीसरा तत्व का जब भी ऐड करके उसका भार का ऐड करके औसत निकालते थे तो दूसरे तत्व के समान हो जाता था। इनका कमियां क्या था, तो कमियां था कि डोबेनाना ने केवल 3 ही समूह बनाए थे, उसके बाद गलत हो गया था। यानी इन्होंने क्या किया था कि 3 समूह का जब इन्होंने तत्वों को बांटा था तो उनका क्या होता, गलत हो गया था। उनके बाद यही कमियां निकला गया था, डोबेनाना ने केवल 3 ही समूह बनाए थे, इसके बाद गलत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या कहता है। इसी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्रिक का नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, डोबेराइनर के द्वारा ही त्रिक का नियम दिया गया था। तो त्रिक का नियम किसके द्वारा दिया था, डोबेराइनर के द्वारा दिया गया था। अगला मेरा है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। यानी इससे भी एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि अष्टक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या कहता था, तो जब न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके परमाणु भार, देखिए यहाँ पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखा, आपको बता दूं कि पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस देंगे, आप उसको करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आप पूरा देखिए, पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर कभी कॉन्सेप्ट को पूछा ही नहीं। 9th-10th से हम लेकर इस नोट्स को बनाया है, इसी नोट से आप तैयारी कीजिएगा, 100% सिलेक्शन होगा। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या कहता है, जब न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखा तो यह पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व, देखिए यहाँ पे 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान था। ठीक है, यानी न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या कहता था कि जब इन्होंने परमाणु भार पर समझाया था, यानी सजाया था बढ़ते क्रम में, तो जो 8वें तत्व थे वो पहले तत्व के समान गुण के थे, उसे ही न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है, यानी परमाणु भार पे बढ़ते क्रम में जब भी लिखे थे तो 8वें तत्व जो थे वो पहले तत्व के क्या थे, उसके गुण के समान हो जाते थे। इसी को क्या कहते थे, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते थे। ये भी पॉइंट है कि न्यूलैंड्स के समय कुल ज्ञात तत्व कितने थे, तो 56 है, यानी 56 थे। यानी कुल ज्ञात तत्व हमारे कितने थे, 56 थे न्यूलैंड्स के समय। इसको आप याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी का न्यूलैंड्स का अष्टक नियम में ये भी एक पॉइंट है कि इस अष्टक नियमों की तुलना संगीत के 7 स्वरों से करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि संगीत के 7 स्वरों को किस के नियम के अनुसार करते हैं, तो न्यूलैंड्स के नियम के अनुसार कहते हैं। वो क्या है, तो सा रे गा मा प ध नि सा, यही 7 सुर जो है जो संगीत के तुलना करते हैं। ठीक है, इनका कमियां क्या था, यानी न्यूलैंड्स का जो नियम था इसमें कमियां कुछ थे कि इस नियम में कैल्शियम तत्व से आगे वाले तत्वों के लिए लागू नहीं हो पाया था। न्यूलैंड्स का जो नियम था वो कैल्शियम तक ही सीमित था। अगला मेरा क्या है, मेंडल का आवर्त सारणी। आपको बता दे
कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम और डुबनर का त्रिक नियम और मेंडलीव का आवर्त सारणी, ये तीनों क्या है, परमाणु भार पे आधारित है। अब मोसले का जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पर आधारित है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या कहता है, तो मेंडलीव का आवर्त सारणी कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। जो तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। बोलता है कि 1969 ईस्वी में सबसे पहले मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी। यानी सबसे पहले किसने आवर्त सारणी बनाया था, तो सबसे पहले मेंडलीव ने 1969 में आवर्त सारणी बनाए थे। मेंडलीव ने आवर्त सारणी को 8 वर्गों में ए बी सेक्शन में विभाजित किया था तथा 6 आवर्त बनाए थे। यानी मेंडलीव के समय 8 वर्ग था और 6 आवर्त था। इसको आप याद रखिएगा कि मेंडलीव के समय कितने वर्ग था, 8 वर्ग था और 6 आवर्त था। ठीक है, मेंडलीव ने ही बताया था, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसमें ऊपर से जब नीचे की ओर आप आते हैं तो उसको वर्ग कहते हैं, और जब बाएं से दाएं जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। मेंडलीव ने 3 तत्वों को बोला था, एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन। इनका जो आधुनिक तत्वों में नाम है, एका बोरॉन का क्या है आधुनिक तत्वों में नाम, तो स्कैंडियम है। एका एल्युमिनियम को क्या कहते हैं, तो गैलियम कहते हैं। और एका सिलिकॉन को क्या कहते हैं, जर्मेनियम कहते हैं। इसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा, क्योंकि इस बार तीनों क्वेश्चन पूछे थे कि मेंडलीव के समय एका बोरॉन को क्या कहते थे, एका बोरॉन को आधुनिक समय में क्या कहते थे, तो एका बोरॉन को स्कैंडियम कहते थे, एका एल्युमिनियम को गैलियम कहते थे, एका सिलिकॉन को जर्मेनियम कहते थे। अगला है जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां थी, तो उसी कमियों को अब जानते हैं। तो एक नंबर क्या बोलता है, तो इस आवर्त सारणी में कई स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया गया था। यानी मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था इसमें बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया गया था। जैसे एल्युमिनियम का 29 था लेकिन सिलिकॉन का क्या हो जाता था, 28 हो जाता था। यानी कभी विपरीत हो जाता कभी ज्यादा होता, यानी बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया गया था। 2 नंबर बोलता है कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। यानी मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। 3rd बोलता है कि इस सारणी में समस्थानिक क्या होता है, तो समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होती है, उसी को समस्थानिक बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। तो 3rd नंबर क्या है, इस सारणी में समस्थानिकों को निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। 4th नंबर क्या है, तो इस सारणी में समान गुण वाले कई तत्वों को अलग अलग वर्ग में रखा गया था। तो यह थे मेंडलीव के आवर्त सारणी के कुछ कमियां थे, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, समस्थानिक है। ठीक है, एक संभारिक होता है। तो सबसे पहले समस्थानिक समझ लेते हैं क्या होता है। तो एक ही तत्व के वो रूप जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु भर क्या होता है, अलग अलग होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे में मान लीजिए कि हाइड्रोजन के समस्थानिक निम्न होते हैं, एक होता है प्रोटियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है, एक ट्राइटेरियम होता है। तो समस्थानिक आपको समझ आ गया होगा कि एक ही तत्व के वो रूप जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। अगला मेरा संभारिक है। जस्ट समस्थानिक का उल्टा होता है संभारिक। समस्थानिक में क्या था, तो उसके परमाणु संख्या समान था लेकिन परमाणु भार अलग अलग था। लेकिन संभारिक में क्या होता है कि इसके भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे रूप जिनकी परमाणु भार समान होता है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होता है। जैसे देखिए, तो सोडियम का 11 होता है, इसका 24 हो गया परमाणु द्रव्यमान। लेकिन मैग्नीशियम का 12 हो गया, इसका 24 हो गया। यानी अलग अलग भार सेम सेम होता है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल तत्व कितने थे, तो 63 थे, यानी 63 थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने कुल ज्ञात तत्व थे, तो 63 था। अब मेरा चौथा जो वैज्ञानिक है मोसले। ठीक है, तो मोसले ने 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी का गठन किया गया था, यानी बनाया था आवर्त को। ठीक है ना, यानी 1913 में मोसले ने ही आवर्त सारणी को बनाया था। ठीक है, इनका पूरा नाम था हेनरी मोसले। तो कुछ इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोसले ने 1913 ईस्वी में दिया था। ये आपको पता होना चाहिए कि 1913 ईस्वी में आवर्त सारणी को हेनरी मोसले ने बनाया था। मोसले का पूरा नाम था हेनरी मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकृत करने का आधार परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर होता है। आपको पीछे में बताया था कि जो न्यूलैंड्स का नियम था, ठीक है, डोबेनार का त्रिक नियम था, ये सब क्या था, तो ये भार पर, परमाणु भार पर था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या होता है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, ये आप याद रखिएगा।
आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता भी कुछ थे, तो उसको भी देख लेते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ विशेषता थे। इस सारणी में 18 वर्ग थे तथा 7 आवर्त थे। याद रखिएगा कि 18 वर्ग को ऊर्ध्व बोलते हैं और आवर्त को क्षैतिज बोलते हैं। इस आधुनिक आवर्त सारणी में 118 कुल तत्व थे। इस सारणी को वर्गों के आधार पर 4 खंडों में बांटा गया था, जिसका क्या है SPDF। याद रखिएगा, सबसे पहला क्या बोले थे कि इस सारणी में 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। आवर्त को क्षैतिज बोलते हैं और वर्ग को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व बोलते हैं। इस आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्व कितने थे, 118 थे। ठीक है, उसके बाद क्या था, तो इस सारणी में वर्गों के आधार पर 4 खंडों में बांटा गया था तत्वों को। तो SPDF, एस में क्या होता है 1 और 2 को बोलते हैं। ठीक है, पी को 13 18 में आ जाता है। डी को 3 से लेकर 12 तक को बोलते हैं। ठीक है, एफ को एक्टेनाइट और लेंथेनाइट तत्व बोलते हैं। यानी एफ को क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं, एक्टेनाइट और लेंथेनाइट बोलते हैं। इसको भी आके पढ़ेंगे कि एक्टेनाइट क्या होता है और लेंथेनाइट क्या होता है। अब जानेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो इस सारणी को आवर्त के आधार पर 4 आवर्त में बांटा गया था। जब भी आवर्त के आधार पर पूछेगा तो आवर्त के आधार पर 4 आवर्त में बांटा गया है हमारे पीरियोडिक टेबल को, यानी आधुनिक आवर्त सारणी। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, 4 आवर्त होता है ना, तो अति लघु आवर्त, लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त और अति दीर्घ आवर्त। अति लघु आवर्त 1 तत्व आवर्त को बोलते हैं। ठीक है, लघु आवर्त 2 और 3 को बोलते हैं। दीर्घ आवर्त 4 और 5 को बोलते हैं और अति दीर्घ आवर्त 6 और 7 को बोलते हैं। याद रखिएगा कि अति लघु आवर्त जो होता है इसमें 2 होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लघु आवर्त में कितने होते हैं, 8 होते हैं। दीर्घ आवर्त में 18 होते हैं। अति दीर्घ आवर्त में 32 होते हैं। उसके बाद क्या है कि वर्ग संख्या 1 के तत्व को क्षार धातु कहते हैं। ठीक है, जो ग्रुप ए के तत्व है उनको हम क्षार धातु कहते हैं, मेंटलाइट सेक्शन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, इसी तरह है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु बोलते हैं। 2 नंबर क्या होता है कि वर्ग संख्या 2 के तत्व को हम क्षार मृदा धातु कहते हैं। वर्ग संख्या 1 को क्षार धातु कहते हैं और वर्ग संख्या 2 को तत्वों को क्या बोलते हैं, क्षार मृदा धातु कहते हैं। जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैंडियम हो गया, स्कैंडियम हो गया। ठीक है, इस सबको क्या बोलते हैं, हम क्षार मृदा धातु बोलेंगे। नेक्स्ट है कि वर्ग संख्या 17 के तत्वों को हाइलोजन समूह कहते हैं। याद रखिएगा कि वर्ग संख्या 17 को यानी ग्रुप नंबर 17 को क्या बोलते हैं, हाइलोजन समूह कहा जाता है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटोनिन होता है। नेक्स्ट है मेरा कि वर्ग संख्या 18 के तत्वों को शून्य, नोबेल, अक्रिय तथा उत्कर्ष गैस कहा जाता है। वर्ग संख्या 18 यानी ग्रुप 18 को क्या क्या कहा जाता है, तो शून्य कहा जाता है, नोबेल कहा जाता है, अक्रिय और तथा उत्कर्ष गैस कहा जाता है। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन होते हैं। आपको बता दें कि अगला मेरा क्या है, लेंथेनाइट तत्व। तो लेंथेनाइट तत्व किसके होता है, लेंथेनाइट तत्व एफ ब्लॉक में होता है, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं लेंथेनाइट तत्व क्या होता है। तो लेंथेनम जो 57 होते हैं के बाद आने वाले तत्व को लेंथेनाइट कहते हैं। यानी जितने भी परमाणु आवर्त सारणी में जितने भी तत्व है जो 57 है, लेंथेनम के बाद जो तत्व आते हैं उसको लेंथेनाइट कहते हैं। ठीक है, लेंथेनम के बाद जितने भी तत्व आते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट बोलते हैं। यानी यहाँ से आप सीख सकते हैं कि लेंथेनाइट में कुल 14 तत्व आते हैं। लेंथेनाइट जो होता है उसमें कुल कितने तत्व आते हैं, तो 14 तत्व आते हैं। दूसरा मेरा क्या है, एक्टेनाइट तत्व। तो आवर्त सारणी में एक्टेनाइट जो तत्व था 89 के बाद आने वाले तत्व को एक्टेनाइट तत्व कहते हैं। यानी 89 के बाद जो तत्व आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, उसको एक्टेनाइट तत्व कहते हैं। जैसे में थोरियम हो गया, ये सब जो है एक्टेनाइट 89 के बाद आता है। कुछ इसके विशेषता है, जैसे डी ब्लॉक को तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं, ए ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं और एक और होता है संक्रमण तत्व एस और पी ब्लॉक के बीच ही स्थिर रहते हैं। याद रखिएगा जो संक्रमण तत्व है जो एस और पी ब्लॉक के बीच में ही स्थिर रहते हैं, और डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं और ए ब्लॉक को हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत लंबे वीडियो हो गया हो। अगर जो आपको कुछ भी दिक्कत है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या दिक्कत है, कैसा वीडियो लगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 1 लाइनर केवल लाएंगे इससे रिलेटेड, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया है जो एग्जाम में, उसी को हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त।